पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे हैं ए एक ऐसा वेक्टर है, पहले तो अपने पास नोट कर लेते हैं, एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यूज हमें क्या गिवन है 2i प्लस 2j, ठीक है, और बी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी वैल्यूज हमें क्या गिवन है -2i प्लस का 2j। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्या करना है, आपने ए डॉट बी निकालना है। अगर आपको वेक्टर्स गिवन है, आप सबसे पहले तो ए की वैल्यू लिख दें डॉट, फिर आप बी की वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इजीली अपने पास आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू -2 दैट विल बिकम -4। ठीक है, और जे वाले कोफिशिएंट को जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4। -4 एंड +4 विल बिकम 0, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे a डॉट b का जो आंसर आ रहा है वो कितना हो जाएगा आपके पास 0, दैट विल वैनिश। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 92, इसमें आपसे कह रहे हैं इफ वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b, देन a प्लस b एंड a प्लस b क्रॉस a माइनस b विल बी। सही है। अब देखो इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले जो दो बेसिक प्रीरिक्विजिट नॉलेजेस हमें पता होनी चाहिए वो क्या, सबसे पहले ये कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो सेम वेक्टर्स का, ठीक है, तो सेम वेक्टर्स मतलब जैसे आपके पास a क्रॉस a हो गया, b क्रॉस b हो गया, या i क्रॉस i हो गया, या j क्रॉस j हो गया, या कोई से भी दो वेक्टर्स जो कि सेम है, अगर हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं सच एज a क्रॉस a, तो ये बराबर होता है हमारे पास 0 के। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। साइन 0 बराबर होता है आपके पास 0 के, जिसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा 0, अगर सेम वेक्टर्स का निकाला जा रहा है। इसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं और उनकी जगह इंटरचेंज कर दूं तो उनका आंसर फिर सेम नहीं आएगा, बल्कि आंसर के अंदर एक माइनस के साइन का इजाफा हो जाता है आपके पास। तो ये दोनों फैक्टर्स अगर हमें याद रहेंगे तो हमारे लिए सवाल सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। अच्छा, अब किस तरह से ईजी है आइए देखते हैं। हमें कहा हुआ है कि भाई आपने वैल्यू निकाल के दिखानी है a प्लस बी। ठीक है, एक ये वेक्टर आ गया और उसको क्रॉस करना है हमने किसके साथ, a माइनस बी के साथ। और करते हैं, बहुत ही ईजी है हमारे पास। सबसे पहले तो क्या होगा, a और a हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे सिंपली। तो ये बन जाएगा a क्रॉस है, क्योंकि मैं ऊपर भी आपको बता के आ चुका हूँ कि भाई ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0 के बराबर है। फिर a की बारी किसके साथ आ गई हमारे पास, b के साथ। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं जब हम लोग, तो उसके बाद हमारे पास b बारी आती है आपके पास b की। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास b और a का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दैट विल बिकम प्लस का b क्रॉस a। सही है जी। लास्ट बारी किसकी आ जाएगी हमारे पास, b की, फिर अगली बारी हमारे पास आ गई b के साथ, तो दैट विल बी माइनस ऑफ b क्रॉस d। अब चूंकि ऊपर हम लोग ये चीज वाज़ेह करके आ चुके हैं कि भाई सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है, तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कौन आ गया, एक ये a क्रॉस a और एक आ गया b क्रॉस b। तो ये दोनों तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बच जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a। ठीक है जी। अब एक बात जो कि मैं ऊपर भी आपको बता के आ चुका हूं कि अगर कहीं पे आप b क्रॉस a लिखा हुआ देखते हैं तो b क्रॉस a जो है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बराबर होता है माइनस ऑफ a क्रॉस b के, जिसकी वजह से आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो बन जाएगी माइनस ऑफ a क्रॉस b एज इट इज आ गया। ठीक है, और प्लस p क्रॉस a की जगह आप यही लिख दें दोबारा से उठा के माइनस a क्रॉस b। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये जो इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाएगी, दिस इक्वेशन विल बिकम -2a क्रॉस b। तो आपके पास फाइनल आंसर कौन सा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास, अब अगर हम ये ऑप्शन में सर्च करने जाएं तो ऑप्शन के अंदर तो ये चीज मौजूद है ही नहीं। फिर क्या हम लोगों ने गलत नहीं करा हम लोगों ने, इसको एक छोटी सी कन्वर्जन की और जरूरत है। वो क्या कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जो माइनस ऑफ ए क्रॉस बी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसके बराबर माना जाएगा हमारे पास, ई क्रॉस ए के। ठीक है, तो आपके पास मैं इसकी जगह पे सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस ऑफ ए क्रॉस बी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली पी क्रॉस ए। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए 2 पी क्रॉस ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 93 इज आस्किंग टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनमें से एक का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 4 यूनिट्स है। ठीक है, और एक का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, 3 यूनिट्स है।
ठीक है, डायग्राम जस्टिफाई नहीं हो रही, 3 यूनिट्स वाला थोड़ा सा छोटा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सिंपली फॉर एग्जांपल 3 यूनिट्स और दोनों है परपेंडिकुलर। तो देखो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो निकालना बहुत ही आसान है। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों कंपोनेंट्स जो दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करें, सम करें और उनका स्क्वायर रूट निकाल लें, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हो। ठीक है, जिसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के नाम से भी याद रख सकते हो। ये रिजल्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। ए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट्स, दूसरे का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये सब कुछ किसके अंदर मौजूद है हमारे पास रूट में। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल विल बी 25 और 25 का जो रूट है दैट विल बिकम 5, which means that the correct option for question number 93 is 5 units, which is D. Moving on to the next question, 94 कह रहे हैं 94 में इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वेनिशेस, तो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो का मतलब उनकी वैल्यू जीरो नहीं है और उनका डॉट प्रोडक्ट वैनिश हो जाता है। वैनिश होने का मतलब किसके बराबर हो जाता है, हमारे पास जीरो के बराबर हो जाता है। तो बताओ ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, चेक करते हैं। सर ए डॉट बी के बारे में तो आप बार बार बता चुके हैं कि ए बराबर होता है ए के मैग्नीट्यूड के, बी के मैग्नीट्यूड के और इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसके कॉस के। ठीक है, अब एक बेसिक मैथ्स देखो, बेसिक मैथ्स क्या, तीन चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उनका आंसर क्या आ रहा है जीरो। इसका मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो लाजमी जीरो होगा, या तो ए जीरो होगा। अब सवाल पढ़ो, दोनों नॉन जीरो हैं, ए जीरो नहीं हो सकता, मना कर दिया सवाल ने, या तो बी जीरो होगा, ये भी सवाल ने मना कर दिया, बी भी जीरो नहीं मान सकते क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं हमारे पास नॉन जीरो हैं। ठीक है, फिर क्या ही बचा, फिर ये बचा कि भाई कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। सही है, तो थीटा किसके बराबर बन जाएगा सर, फिर वो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। और जब आप कॉस इनवर्स ऑफ जीरो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बराबर आ जाता है 90 डिग्री के। इससे सिंपली क्या पता चला मुझे कि आपके पास दोनों वेक्टर्स को अगर आप चाहते हो कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो उनको आपने परपेंडिकुलर प्लेस करना होगा एक दूसरे के, यानी कि 90 डिग्री पे प्लेस करना होगा एक दूसरे के, जिसकी वजह से जो डॉट प्रोडक्ट है उनका वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है या जीरो बन जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95 कह रहे हैं इफ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसे मान लेते हैं कि गाड़ी है, उस गाड़ी को दो लोग धक्का लगा रहे हैं, एक बंदा धक्का लगाते हुए फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की और दूसरा बंदा धक्का लगाते हुए फोर्स लगा रहा है उस पर 20 न्यूटन की। तो भाई बताओ मेरी गाड़ी पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है। जब भी सेम डायरेक्शन में फोर्सेस आ जाएंगी तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर देन जस्ट एडिंग देम। तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों फोर्सेस को सिंपली ऐड कर दो, उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन which is very easily equal to 30 Newton. So the correct option for this will be option C, 30. Question 96. कह रहे हैं if a 2 kg mass has a velocity of 3i plus 4j meter per second at a certain instant, सही है, its kinetic energy is, सही है भाई, सवाल में पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाएं, आओ निकालते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है कि जब भी कोई बॉडी मूवमेंट स्टार्ट करती है तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी वो गेन करती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल टू हाफ मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास सिंपली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि हम लोगों को वैसे भी याद होता है दैट इज हाफ mv स्क्वायर। नाउ हाउ मच इज द मास, द मास इज 2 kg। ओ एंड हाउ मच इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी में फंस रहे हैं सर हम लोग, वेलोसिटी में हमें वेक्टर फॉर्म गिवन है, कोई बात नहीं, वेक्टर फॉर्म से हम लोगों ने एक नंबर हासिल करना है जिसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड हासिल करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान काम है, क्यों या कैसे, और देखते हैं। किसी भी वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसके लिए आप सिंपली क्या करते हो, आप रूट लगाएं और दोनों के जो उस वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स के उनका स्क्वायर करके सम कर दें। यहाँ पे दो ही कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, 3 और एक कौन आ रहा है 4, ये कंपोनेंट मौजूद ही नहीं है, तो मैंने सिंपली क्या करना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि बराबर आ जाएगा फाइनली हमारे पास 5 के, क्योंकि 25 का रूट बनेगा 5 के बराबर। अब ये वैल्यू उठा के सिर्फ आपने क्या करनी है ऊपर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट करेंगे दैट विल बिकम हाफ इंटू 2
और वेलोसिटी की स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपली कैंसिल, और 5 का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है 25 के। तो काइनेटिक एनर्जी कंक्लूसिवली हमारे पास बराबर आ गई 25 जूल्स के, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ, ऊपर फेंका है आपने उस बॉडी को, सिंपली बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ऊपर फेंका, और ऊपर फेंका जब आपने, उसको कितनी स्पीड दी आपने, 2 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। आपसे कह रहे हैं जब ये बॉडी बिल्कुल नीचे गिरने वाली होगी तो बताइए कि इसकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि अगर ये एयर रेजिस्टेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आ रहा है या सवाल में नहीं गिवन, तो जितनी स्पीड से आप किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हो, तो जब वो नीचे गिरने वाली होती है तब भी उसकी स्पीड उतनी ही होती है, ना उससे 1.1 मीटर पर सेकंड ज्यादा, ना उससे 0.1 मीटर पर सेकंड कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाली है तब भी उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड ही है, सही है। अब हमने निकालना क्या, हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ मास, मास की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2, स्पीड अभी हमने चेक किया 2 का स्क्वायर, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 जूल्स। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 4 जूल्स। और ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन सी। Question 98. 98 में they are saying the kinetic energy of a body of mass 2 kg, सबसे पहले मास आ गया, and momentum of 2 न्यूटन सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जो रिलेशनशिप है वो बराबर है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पे जो p है दैट इज रिप्रेजेंटिंग मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू 2 का लगा दिया मैंने स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2m। हाउ मच इज द मास ऑफ द बॉडी, द मास इज 2। तो एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दो सिंपली ऐसे ही, और बल्कि एक काम करो ना, सारी कैंसिल हो गए हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बच के आ गई मेरे पास, सिंपली 1 जूल्स। तो 98 का ऑप्शन निकल के आ जाता है हमारे पास ऑप्शन ए। 99 कह रहे हैं वर्क डन इज इक्वल टू, देखो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो, वर्क करने का मतलब आपने फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां तक पहुंच गया, तो दैट इज नोन एज वर्क। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और हमारी लगाई जाने वाली फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करना स्टार्ट कर दे, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर हमने वर्क किया है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी बॉडी पे वर्क करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बॉडी गेन करना स्टार्ट कर देती है। इस केस में, जो केस मैंने यहाँ पे बनाया है, इस केस में जब आप इस बॉडी पे वर्क करोगे तो वो क्या करेगी, वो इस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे उसके ऊपर। तो ऐसे केस में तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। बट देयर कुड बी अ केस जहां पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। अब ऐसे केस में भी तो मैं वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैंने फोर्स लगाई, ये बॉडी मूव कर रही है। लेकिन ऐसे केस में जो वर्क हो रहा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी इंपार्ट कर रहा है, वो कौन सी एनर्जी इंपार्ट करेगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोजीशन की वजह से या फील्ड से दूरी की वजह से जो हमारे पास एनर्जी आती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके पास वैसे तो हमारा दिमाग कहेगा फिर कि भाई एनी ऑफ दिस की तरफ जाया जाए, करेक्ट ऑप्शन है भी यही, लेकिन इसको करेक्ट मानने से पहले थोड़ा सा ऑप्शन सी समझ लेते हैं कि ऑप्शन बी समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। कह रहे हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में वर्क का काम किया भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर मैं दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे की तरफ फेंकना चाहता हूँ या एक दूसरे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, खुद तो नहीं जाएंगे, ये खुद तो बहुत ढीठ है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश ही नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अगर आप चाहते हो इनको जबरदस्ती पास लेकर आना, तो जैसे मैग्नेट्स के साथ हम करते हैं वैसे इनके साथ भी करना पड़ेगा, हमें इनके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, ये मूव करेंगे, जिसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क है ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो इंपार्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन कौन सी फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया कि ऐसे केस में जो हम वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास बराबर इंपार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो फाइनल आंसर बचता है क्वेश्चन नंबर 99 का, दैट इज एनी ऑफ दीज। Question 100. They're saying what will happen if the area of the parallel plate capacitor is doubled? अगर मैं एरिया को डबल कर देता हूं,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है जो कि उसके फिजिकल पैरामीटर्स को देखते हुए बनाया गया है, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जिसमें ए जो है ये कहलाता है एरिया ऑफ द प्लेट्स, और यहीं से मैं ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ। अब देखो कैपेसिटेंस और एरिया एज दे आर बोथ ऑन द न्यूमरेटर साइड, तो ये दोनों तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिसाब तो कुछ ऐसा है कि एरिया अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी। ये कह रहे हैं एरिया डबल कर दो, तो भाई सिंपल है, लीनियर रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, कोई स्क्वायर पावर, कोई क्यूब पावर, कोई रूट नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली अगर मैं एरिया डबल करूंगा तो आपके पास कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, हमारे पास सिंपली डबल। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। चलें जी, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये टॉपिक किससे रिलेट कर रहे हैं हमारे पास। इसमें पूछ रहे हैं कैपेसिटेंस डिक्रीजेस विथ। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसको पता करने के लिए हम लोगों को एक सिंपल से फॉर्मूले की मदद हासिल करनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला है हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है। जो कैपेसिटर आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसके फिजिकल पैरामीटर्स में से पहला पैरामीटर ये है कि उसका एरिया कितना होगा प्लेट्स का। तो जितनी बड़ी प्लेट्स होंगी हमारे पास ऑब्वियसली बात है उतनी अच्छी कैपेसिटेंस हो जाती है। तो कैपेसिटेंस सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, और इसके साथ है भी कैसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके बाद डिपेंड करती है द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास मीडियम को डिफाइन कर रहा होता है कि आपके पास कौन सा मीडियम यहाँ पे पुट किया हुआ है। अगर एप्सिलॉन नॉट मेरे पास गिवन है तो द मीडियम विच आई एम यूजिंग दैट इज एयर और फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज एक्चुअली 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आखिर में बचता है हमारे पास डी। ये जो डी वाला आपके पास एलिमेंट है, ये डी आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं आपके पास उन दोनों के दरमियान कितना फासला होता है, इसे हम लोग सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास डी से। ठीक है, अब सवाल में क्या कह रहे हैं, सवाल में ये पूछ रहे हैं कि भाई कैपेसिटेंस कम होगी किसके साथ कब होगी। अब ये फॉर्मूला मुझे बताता है कि अगर आप एरिया को कम करोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, और दूसरा मुझे ये बताता है कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। आओ जरा ऑप्शन ढूंढते हैं, तो मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए में मुझे यहां पे नजर आ जाता है कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। The next question is saying when a parallel plate capacitor is connected to a source of constant potential difference। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरे पास। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब जिसमें आपके पास दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं। एक प्लेट को उठा के आपने बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स से कनेक्टेड है, जिसमें वेरिएट नहीं कर रहा पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास एक डीसी सोर्स से कनेक्टेड है। अब ये क्या रहे हैं, पूछ कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा आपके पास। ऐसे होते वक्त हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन, द होल ऑफ द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, जितना चार्ज इस सोर्स से निकला है वो सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे पास कैपेसिटर में। बिल्कुल सही बात है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो मेरे पास एक तरीके से ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी नीचे देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और मौजूद हो। कहने द होल ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नहीं, एनर्जी तमाम स्टोर नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास डिसिपेट हो जाती है इवन इन द वायर्स एज वेल। ठीक है, आगे कह रहे हैं सी में द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीज्ड। इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस से आपके पास। ठीक है, जो कैपेसिटी है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज होता तो फिर मैं कैपेसिटी के ऊपर कह भी सकता था, क्योंकि हमें मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q ओवर V। हाँ, अगर ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स वेरी कर रही होती तो मैं ये कह सकता था कि हाँ भाई आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से कैपेसिटी चेंज हुई है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो फिलहाल इनकरेक्ट हो गए। खैर, लेने देने की बात हमारे पास ये है कि भाई यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, कहने द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम्स इनफिनाइट। ये तो आपका सवाल की स्टेटमेंट को इसने गलत कर दिया। सवाल की स्टेटमेंट कह रही थी कि भाई कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि वो बढ़ता चला जाएगा आपके पास। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा। पहले तो सबसे पहले कोई भी चीज की डिपेंडेंसी चेक करनी है आपने, उसकी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड उसका जो फॉर्मूला है वो बना लो। यहाँ पे कैपेसिटेंस का जो फिजिकल पैरामीटर्स के साथ रिलेटेड फॉर्मूला है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, जिसमें ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट्स को। जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जिन पे चार्ज स्टोर हो रहा है वो खुद कितनी बड़ी है, जितनी ज्यादा बड़ी वो प्लेट्स होंगी उतना ज्यादा चार्ज स्टोर उसको हो पाएगा। और डी क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इन्होंने सवाल में क्या कह रहा है
कि सवाल में इन्होंने पूछा है आपसे कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो भाई इन तीनों के अलावा आपके पास जो भी फैक्टर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। पहले में कहा एरिया, सर एरिया पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इस पे भी डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इस पे भी डिपेंड करता है, ये शो कर रहा है इस मीडियम को हमारे पास। तो बचा क्या ले देखिए हमारे पास ऑप्शन बी विच इज नेचर ऑफ द प्लेट्स। नेचर ऑफ द प्लेट्स का इस फॉर्मूले में कहीं जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपके पास नेचर ऑफ द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। ओके 104 कह रहे हैं एज 1 ओम इज इक्वल 1 ओम मल्टीप्लाई बाय 1 फैरेड इज 1 सेकंड। अच्छा, जिसको ये बात नहीं मालूम, ये बात आपके पास एक न्यू नॉलेज भी हो सकती है कि आपको इसके अंदर इस चीज का ख्याल रखना है भाई ये 1 ओम और 1 फैरेड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो ले दे के आंसर बचता है वो आ जाता है आपके पास 1 सेकंड। ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। अब ये कंडीशन उन्होंने दे दिया, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो आपसे बोलने के भाई अगर मेगा ओम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा पीको फैरेड के साथ तो फिर क्या बनेगा। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, ठीक है जी, 10 की पावर 6 ओम्स पीको फैरेड्स। पीको का मतलब होता है 10 raised to the power -12 इफ यू गाइस आर गुड विद प्रीफिक्सेस। फिर तो ये सवाल आपके पास बच्चों का है। अच्छा, अब 6 और -12 फैरेड बन गया ये हमारे पास। यहां से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 10 की पावर -6 ओम्स फैरेड। अब ओम्स और फैरेड, ओम और फैरेड का जो प्रोडक्ट है वो तो आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि वो किसके बराबर है, सेकंड के। तो एक्चुअली आपके पास यहाँ पे क्या बच के बन गया, 10 की पावर -6 सेकंड्स, जिसको हम लोग अगर प्रीफिक्स की दुनिया में वापस ले जाएं तो ये क्या होता है आपके पास माइक्रो सेकंड। अगर यहां से हम ऑप्शन तलाश करने जाते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम डी 105। दे आर आस्किंग इफ अ बॉडी ऑफ वेट 3920 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट कितना है आपके पास, ये रही वो बॉडी फॉर एग्जांपल, इसका वेट है हमारे पास 3920 न्यूटन। तो आपके पास टोटल फोर्स कितनी हो गई इसकी, सॉरी टोटल वेट हमें पता लग गया। अब ये कह रहे हैं मूविंग अपवर्ड, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो कोई ना कोई तो अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर लाजमी लग रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपके पास कि बिना अपवर्ड फोर्स लगे ये आपके पास ऊपर चली जाए। अगर ये फोर्स ऊपर जा रही है तो आपके पास, सॉरी अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है तो कोई ना कोई तो फोर्स इसको ऊपर खींच रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो ये खुद ब खुद रखे रखे ऊपर नहीं चली जाएगी। अब जो फोर्स इसको ऊपर खींच रही है, आपसे सवाल में जिक्र ही सिर्फ इतना सा कर रहे हैं, आप ये बताइए वो फोर्स कितनी बड़ी है। देखो हमेशा पहली तो एक बात याद रखना, जब भी किसी बॉडी के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं तो या तो उनको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शंस। यहां अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे सवाल हो कि भाई इन दोनों फोर्सेस को देखो, और कोई आपसे सवाल करे कि इन दोनों फोर्सेस को अगर मुझे रिजल्ट बनाना है या रिजल्टेंट बनाना है इनका, तो इनको ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो सिंपल आंसर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपके पास टोटल फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला बन गया वो निकलेगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कर दिया एफ अप में से डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट, हमें चाहिए अपवर्ड फोर्स, वेट माइनस हो रहा है, नेट फोर्स के पास जाके क्या हो जाएगा वो आपके पास ऐड, तो इक्वेशन बन जाएगी एफ नेट प्लस वेट। ठीक है जी, एफ नेट कैसे निकालेंगे हम लोग, आओ देखते हैं। एफ नेट के लिए जाएंगे न्यूटन के सेकंड लॉ पे, जो हमें ये बताता है कि भाई फोर्स टोटल का फॉर्मूला होता है आपके पास ma, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, प्लस w एज इट इज चलता चला जा रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन की तलाश हो, मास तो चलो हम वेट से निकाल ही लेते हैं, एक्सेलरेशन कहां से लेकर आए। एक्सेलरेशन जो है अगर इस सवाल में देखी जाए आपके पास, इन्होंने इतना बड़ा बड़ा एक स्टेम के अंदर आपके पास हिंट दिया कांस्टेंट स्पीड। देखें जब भी आपके पास स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलरेशन का जो एक्चुअल मतलब है वो है ही ये कि स्पीड में चेंज कितना आ रहा है, क्या वो बढ़ रही है, क्या वो कम हो रही है आपके पास। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई है दैट क्लियरली मींस कि एक्सेलरेशन कितनी हो गई हमारे पास जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आपके पास सिंपली यहां पे एक्सेलरेशन की जगह जीरो पुट कर दो। जब आप जीरो पुट करोगे तो ओवरऑल ये कितना बन जाएगा हमारे पास जीरो, और एफ अप सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर रह जाएगा हमारे पास वेट के। जब ये सिर्फ वेट के बराबर रह जाएगा तो आपके पास अपवर्ड फोर्स की वैल्यू लिख दीजिए, वेट हमारे पास कितना है 3920 न्यूटन, which will make the answer of this question 3920 and the correct option will become option B। अगला सवाल कह रहे a ball thrown vertically upward with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है मेरे पास, यही वो बॉल, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। जब मैं ऊपर इसको थ्रो करता हूं तो जो इनिशियल स्पीड मैंने इस बॉल को दी है वो मेरे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। सही है, कोई बात नहीं। देन द टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, ये मान लो मैक्सिमम हाइट इसकी यहां तक पहुंचेगी,
जहां तक ये पहुंचेगी मैक्सिमम हाइट पे जाके मोमेंटरीली बॉडी रेस्ट में आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपके पास अपवर्ड मोशन में जो फाइनल स्पीड है यू कैन कंसिडर दैट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड। पूछ क्या रहे हैं, पूछ ये रहे आप ये बताएं कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में। तो देखो जब भी सवाल अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन से रिलेटेड होता है, जिसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे कुछ चीजें हम लोगों को ऑटोमेटिकली पता होती हैं। जैसे कि अगर ये सवाल अर्थ के ऊपर किया जा रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वो एक्चुअली बराबर हो जाएगी माइनस जी के, और यही बॉल अगर नीचे आ रही होती टूवर्ड्स द ग्रेविटी तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती वो हो जाती है आपके पास पॉजिटिव जी के। उसकी वजह से इतनी सी के ऊपर जाते हुए स्पीड कम हो रही होती है, तो हम नेगेटिव साइन प्लेस कर देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें, आपको गिवन क्या है, आपको वी एफ पता है, आपको वी आई पता है, आपको ए पता है, आपको चाहिए टी। कितना आसान सवाल हो गया ये तो। दैट इज ओनली आस्किंग यू टू सॉल्व इट थ्रू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, मुझे यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है, टाइम को आइसोलेट कर लेते हैं। वी आई माइनस वी आई वहां जाके माइनस हो जाएगा और ए हमारे पास जाके हो जाएगा डिवाइड। तो जैसे ही आप वैल्यूज पुट करते हो तो जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आती हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10, और एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है आपके पास, अगर हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे ले लेते हैं तो वो भी आपके पास हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो -10 ओवर -10 कितना हो जाएगा आपके पास 1, दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है टाइम का दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स अ बॉडी मूव्स विथ। सबसे पहले तो थोड़ा सा ना सीखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, अजीबोगरीब कांस्टेंट अनबैलेंस, सब सारे वर्ड्स एक साथ मुश्किल घुसेड़ दिए इन्होंने। अच्छा, अनबैलेंस फोर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, पहले तो इस बात को समझना सारे। देखो अगर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे और मुझे इसको मूव करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्लियर आंसर, सर फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, ये मूव कर जाएगा यहां से। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या जो फोर्स हम लोग लगाएंगे वो फोर्स बैलेंस्ड हो या फिर अनबैलेंस्ड हो? ये बड़ा सवाल है, ये कैसे जज कर सकते हैं सर? देखते हैं। अगर वो फोर्स बैलेंस हुई, लेट्स से इस बॉडी के ऊपर एक बंदा इसको यहां से खींचता है 5 न्यूटन की फोर्स से, एक बंदा इसको यहां से खींचता है वो भी 5 न्यूटन की फोर्स से, तो अब तो ये बॉडी कहीं नहीं जाने की रही, ये तो बीच में पड़ी रहेगी, जिसका मतलब जो हमारा टारगेट था कि बॉडी को मूव करवाएं वो तो मूव ही नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो सर ये समझ में आया कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लगती हैं तो उससे हम लोग उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब यहां से स्टेट चेंज अगर नहीं कर सकता, बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकती या मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती। अगर बैलेंस फोर्स लग रही है तो इन ऑर्डर टू मूव अ बॉडी और इन ऑर्डर टू स्टॉप अ बॉडी आपको कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी? उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी, पहली चीज। अच्छा, अब अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? जैसे लेट्स से मैं आपसे कहता हूं इस बंदे को थोड़ा सा जोश चढ़ा, तो इस बंदे ने अब लेट्स से 8 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन ये फुसीदा इसने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो हाँ अब हमें नजर आ रहा है कि ये जो बॉडी है खिंचती हुई कहां चली जाएगी? इस जानिब जाएगी। और कितनी फोर्स से जाएगी? 3 न्यूटन की फोर्स से जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्टेड फोर्सेस को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब 3 न्यूटन जो ये फोर्स है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये हमारे पास क्या है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, बट अ कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि ये 3 न्यूटन ही रहने वाली है और उससे वहां पे मूव करने वाली है। अब अगर कांस्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स किसी पे लगती है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F is equal to ma. If the unbalanced force is constant, then automatically its relative acceleration is also going to be constant. तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा? देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई ना सर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है, और एक्सेलरेशन 0 का मतलब ma, फोर्स भी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, तो ऑप्शन ए तो कतई नहीं हो सकता हमारे पास। ऑप्शन बी यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी कमोबेश उसी के जैसा, ऑप्शन ए के जैसा विदाउट द डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारे पास। हाँ जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट्स इट, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। 108 कह रहे हैं द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज। देखें, कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव चीज हमारे पास क्या होती है? पहली बात देखें, अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में थोड़ा सा जान पहचान रखनी है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड हम एक ऐसी फील्ड को कहते हैं
जहां पे कोई आपके पास एक फोर्स एग्जिस्ट करती हो, कौन सी, क्या करती हो, वो दो कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए उसमें। और वो दो कंडीशंस हमारे पास क्या होती हैं कंजर्वेटिव फील्ड के लिए? जो पहली एप्लीकेशन है या जो पहली कंडीशन है, सॉरी, पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि आपके पास जो वर्क डन हो रहा है एक क्लोज पाथ में, वो होना चाहिए जीरो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप किसी भी बॉडी को मूव करवा के लेके जाते हो, तो जो वर्क आपको करना पड़ता है वो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है उस पाथ के, जिस पाथ से आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो आप किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएं, वहां पे वर्क डन हम लोगों को सेम ही करना पड़ेगा। दीज आर द टू कंडीशंस फॉर कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स। तो बस अब आपके सामने ऑप्शन कि भाई वर्क डन जो एक कंजर्वेटिव फोर्स करती है क्लोज पाथ में करती है, वो क्लोज पाथ का वर्क कितना होता है भाई हमारे पास जीरो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ बीइंग कंजर्वेटिव फील्ड। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी। 109 कह रहे हैं a helicopter weighs 3920 न्यूटन, calculate the force on it if it is ascending up at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास मान लेते हैं ये रहा वो हेलीकॉप्टर। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का वेट कितना है? इस हेलीकॉप्टर का वेट यानी कि W दैट इज इक्वल टू 3920 न्यूटन, और इस हेलीकॉप्टर के ऊपर एक फोर्स लग रही है। ऑब्वियस सी बात है, इसका इंजन इसको ऊपर लेके जाने के लिए एक फोर्स लगाएगा, उसे हम कह देते हैं अपवर्ड फोर्स। यही अपवर्ड फोर्स सवाल कह रहा है कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, कब? कि अगर वो अपवर्ड फोर्स इसको एक्सेलरेट करवाने के काबिल हो जाती है, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और करते हैं। अब सबसे पहले तो ये चीज देखो, इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। फिलहाल इस बॉडी पे लग रही हैं 2 फोर्सेस, और जब भी किसी बॉडी के ऊपर 2 या तो से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं तो हम उसके रिजल्टेंट को अप्रोच करते हैं। अच्छा, इधर अगर हम देखें तो डायरेक्टली मुझे नजर आता है इनकी जो डायरेक्शंस हैं दोनों फोर्सेस की वो ऑपोजिट है। ऐसे केस में आप डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल सकते हो दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे मुझे टोटल फोर्स निकालनी है, तो टोटल फोर्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन सी फोर्स होगी? जहां बॉडी जा रही है, और चूंकि हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स इज द ग्रेटर वन। मैंने उसमें से वेट को माइनस कर दिया। अब अपवर्ड फोर्स तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वेट जो माइनस हो रहा है वो दूसरी तरफ पे एफ टोटल के पास जाके क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस। ठीक है, बट हाउ टू फाइंड एफ टोटल? एफ टोटल निकालने के लिए मैंने ये लिख दिया भाई उसकी जगह MA, और वेट आ गया आपके पास एज इट इज, क्योंकि वेट मुझे गिवन है तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं उसकी वैल्यू। बट आओ सारी वैल्यूज पुट करते हैं। क्या हम लोगों को मास गिवन है? नहीं सर, फंस गए। कोई बात नहीं, जब भी वेट गिवन हो मास निकालने की कोई टेंशन नहीं है। मास निकाल देते हैं वेट अपॉन जी करके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W अपॉन जी, आगे आ गया A प्लस आ गया आपके पास W। अब आप सब लोगों को जो कि NED के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्टली कैलकुलेटर उठाएं, इसमें वैल्यूज पुट कर अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यूज हैं, आप चाहो तो W को इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो। यहाँ से बच जाएगा A ओवर G, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो वेट की जो वैल्यू हम लोगों को सवाल में दी हुई है दैट इज 3920 न्यूटन। सही है, एक्सेलरेशन दी हुई है 2। ठीक है भाई, 9.8 हमारे पास होता है जी की वैल्यू, और प्लस आ गया आपके पास 1। तो जब आप इन सब लोगों को सॉल्व करोगे तो आपके पास ले देके जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4720 न्यूटन। ठीक है, अब अगर हम इसके करीब करीब जाते हैं तो द नियरेस्ट ऑप्शन विच इज गिवन ओवर हियर दैट इज ऑप्शन बी, 4718 न्यूटन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी कौन है? एक ऐसी बॉडी जिसको आपने ऐसी पकड़ा हुआ था और ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, आपके हाथ से कोई चीज छूट गई, आसान जबान में छूट के गिर रही है वो। अब अगर वो छूट गई तो उस वक्त गिरने वक्त, शुरू होते वक्त उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारे पास? 0। नीचे कौन गिरा रहा है? उसको ग्रेविटी, तो ग्रेविटी ही एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करने का मतलब यहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। टाइम दिया इन्होंने खुद से कि भाई 1 सेकंड में मुझे बताओ ये क्या करने वाली है। तो डिस्टेंस कवर करना किया, ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालें? गिवन क्या क्या? S चाहिए, VI, A और T, दीज आर द अननोन्स। तो रिमेंबर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
वी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 0, टाइम हमें दिया हुआ है 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जो गिवन है दैट इज 9.8 और टाइम हमें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। तो अब अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हो इन दोनों को तो आंसर हमारे पास आ जाता है 4.9 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस 1 सेकंड में एक गिरती हुई बॉडी कवर करती है दैट इज 4.9 meters, which makes the correct option A.